लगातार दूसरे दिन दलाल स्ट्रीट हुई लाल। सेंसेक्स 27,000 के नीचे फिसला। निफ्टी ने भी लांघी 8,200 की लक्ष्मण रेखा। निवेशकों के 3 लाख करोड़ हुए स्वाहा। कर्ज में डूबी कंपनियों की आज जमकर धुलाई। इंट्राडे में यूनिडेक 50% तक टूटा तो जेपी ग्रुप के शेयरों का भी हाल बेहाल। कंज्यूमर मिनिस्ट्री की शिकायत के बाद एनसीडीआरसी ने भी मैगी की शुरू की जांच। दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए लगाई मैगी पर रोक। चेकिंग के बाद ही बाजार में आएगी अगली खेप। अन्य राज्यों में भी लटकी तलवार। केंद्रीय भंडार और बिग बाजार के बाद मैगी को सबसे बड़े खरीदार से भी झटका। आर्मी कैंटीन में भी मैगी की बिक्री पर रोक। बिग बी ने कहा 2 साल पहले ही बंद किया प्रचार। I don't endorse Maggi anymore now, and that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. भारतीय मौसम विभाग का अनुमान 48 घंटे में केरल पहुंच जाएगा मानसून। दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कई इलाकों में तेज बारिश। और मारुति ने लॉन्च किया सिलेरियो का डीजल वर्जन। कंपनी का सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार का दावा, लेकिन डीजल वेरिएंट में नहीं है ऑटोमेटिक गियर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़े उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। मौजूदा वित्त वर्ष में 69,000 करोड़ रुपए का विनिवेश लक्ष्य पाना हो सकता है मुश्किल। बाजार में ज्यादा उठापटक के चलते वित्त मंत्रालय अभी विनिवेश के लिए नहीं है तैयार। बारिश कम होने से स्वाभाविक है बिजली कम देगा, तो उसको मेकअप करने के लिए हमारे थर्मल पावर प्लांट एकदम तट पर हैं। वहां कोयला भी पर्याप्त मात्रा में है। कमजोर मानसून के बाद भी देश में नहीं गहराएगा बिजली संकट। हमसे खास बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा सरकार की आपात योजना तैयार। थर्मल पावर प्लांट्स पे कोयला का पर्याप्त भंडार। मेक इन इंडिया के लोगों को कॉपी होने के विवाद पर सरकार आई सामने। डीआईपीपी सचिव अमिताभ कांत ने कहा शोक स्तंभ से आया शेर। मेक इन इंडिया के लोगों की पूरी कहानी सुनिए आगे। जयपुर के लोगों के लिए सफर हुआ आसान। वसुंधरा राजे ने दिखाई जयपुर मेट्रो को हरी झंडी। किराया 5 रुपए से शुरू। आज आवाज एट 9 में सबसे पहले बात करेंगे मैगी की। मैगी विवाद की जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। मैगी मामले में नेस्ले की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय की शिकायत के बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी एनसीडीआरसी ने भी जांच शुरू कर दी है। इसके पहले दिल्ली सरकार ने 15 दिन के लिए मैगी की बिक्री ही रोक दी है। वहीं उत्तराखंड सरकार और आर्मी कैंटीन ने भी मैगी को बैन कर दिया है। बिग बाजार और केंद्रीय भंडार ने भी अपने स्टोर से मैगी का स्टॉक हटाने का फैसला कर लिया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और गुजरात में भी मैगी के सैंपल लिए गए हैं। मैगी से जुड़े अपडेट देने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 3 सहयोगी। मुंबई से सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी और संवाददाता प्रज्ञा सिंह और दिल्ली से दीपाली नंदा हमारी सहयोगी। आप तीनों का स्वागत है। दीपाली, पहले आपके पास आएंगे। मैगी के खिलाफ देश भर में राज्य सरकारें जांच के आदेश दे रही हैं एक के बाद एक। नेस्ले ने भी इस मसले पर अपनी टिप्पणी दी है, तो क्या और अपडेट है आपके पास? अब तक क्या कुछ घट गया है इस मैगी 2 मिनट्स नूडल में? बिल्कुल, आपने सही कहा कि देश भर में अब जो मैगी विवाद है लगातार गर्माता जा रहा है। अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो आज राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार के सामने मैगी नेस्ले इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अपना पक्ष रखा, लेकिन वो पक्ष के रखने के दौरान दिल्ली सरकार के अधिकारियों को संतुष्ट करने में नाकामयाब रहे और उसी का नतीजा ये देखने को मिला कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने ये ऐलान किया कि अगले 15 दिन तक दिल्ली में मैगी की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और साथ ही ये भी कहा गया कि इन 15 दिनों में एक बार फिर से असेसमेंट किया जाएगा। मैगी के अलावा जो दूसरे नूडल्स ब्रांड है उनके सैंपल भी कलेक्ट किए जाएंगे और उनको भी जांच के लिए भेजा जाएगा। साथ ही साथ दिल्ली सरकार की तरफ से फूड सेफ्टी कमिश्नर को भी फूड एंड ड्रग एक्ट के तहत नेस्ले इंडिया के खिलाफ केस दायर करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी मैगी की बिक्री पर फिलहाल प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि महाराष्ट्र से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दी मैगी को, लेकिन
वो भी नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि अब जो एक बड़ी समस्या नेस्ले इंडिया के सामने है वो ये कि एनसीडीआरसी ने भी अब मैगी की विवाद की जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज दोपहर ही केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने मीडिया के सामने इस बात को रखा कि अभी तक एनसीडीआरसी के पास किसी भी तरीके की लिखित शिकायत नहीं पहुंची थी। इसी को ध्यान में रखते हुए, उपभोक्ताओं की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ही एनसीडीआरसी को लिखित तौर पर नेस्ले इंडिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है और अब उसी का नतीजा ये है कि एनसीडीआरसी ने मैगी मामले की जांच शुरू कर दी है। तो चौतरफा गिरती हुई दिखाई दे रही है नेस्ले इंडिया और उसकी मुश्किलें आने वाले दिनों में और भी ज्यादा शुक्रिया सारे डिटेल्स के लिए। और मैगी के मामले में सरकार सख्त हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मुताबिक सभी राज्यों में मैगी पर रिपोर्ट मांगी गई है। 1-2 दिन में इस मामले में केंद्र सरकार एक्शन लेगी। वहीं कंज्यूमर अफेयर्स मंत्री रामविलास पासवान और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मैगी पर सख्त रुख अपनाया है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनकी रिपोर्ट आ जाए। आज शाम या कल सुबेरे हम फिर से बैठेंगे, वी विल टेक अ कंप्लीट व्यू ऑन द पिक्चर और हम इस पर एक्शन लेंगे। एक बात मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिपोर्ट्स के आधार पर सही एक्शन लिया जाएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और जो भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके आधार पर हम एक्शन लेंगे। सामान बनाते हैं उसके ऊपर में वो कंटेंट्स लिखते हैं, वो कंटेंट्स में जो चीज लिखते हैं उतना ही है, तो वो जो है कोई उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उस पर कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं होता है। लेकिन उसके अलावे यदि उसमें सामान मिलाया जाता है, जिसे लीड के संबंध में कहा जाता है और भी चीजें हैं, तो यदि वो हेल्थ के लिए इंजूरियस है और शिकायतें आती है तो निश्चित रूप से कंपनी के खिलाफ में कार्रवाई होगी। अभी हमने लेड और एमएसजी के लिए करा, डिटेल रिपोर्ट जो आएगी उसमें सभी लिख के आएंगे। मेरे पास प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है और इसके अंदर लेड की वजह से इसको बैन कर रहा है। जी, तो ये सुना आपने कि यहाँ पर नेता अधिकारी क्या कह रहे हैं। इधर नीरज हमारे साथ है। नीरज, फ्यूचर ग्रुप ने अपने सभी स्टोर से मैगी हटाने का फैसला ले लिया है, तो कितना बड़ा झटका माना जाए मैगी के लिए? मैगी के लिए आज का दिन काफी बुरा था। चारों तरफ से बुरी खबरों का सिलसिला सारा दिन चलता रहा और लगातार ये ऐसा लग रहा था कि मैगी के खिलाफ हमले चल रहे हो। सबसे पहले तो ये खबर आई कि जो फ्यूचर ग्रुप है उसने मैगी अपनी दुकानों से हटा दिया है, यानी बेचना बंद कर दिया है। तकरीबन 500 स्टोर है पूरे देश भर में, बिग बाजार, इजी डे, केबीज स्टोर, इस तरीके के तमाम जो इनके अपने रिटेल आउटलेट्स हैं देश भर में 500, उसमें कंपनी ने कहा कि वो मैगी को नहीं बेचेंगे जब तक ये मामला साफ नहीं हो जाता कि इसकी स्टेटस क्या है और सरकार इसको अलाउ करती है या नहीं करती है। तो पहला झटका वहां से लगा। उसके बाद दूसरा झटका आया कि उत्तराखंड की सरकार ने वहां पे मैगी बेचने से बैन कर दिया, वहां पे रोक लगा दी गई। फिर शाम होते होते तीसरा फैसला आया कि दिल्ली सरकार ने भी मैगी पर रोक लगा दी है। उनका कहना है कि 15 दिन के अंदर पूरा स्टॉक दिल्ली से हटा लिया जाए, उसके आगे कार्रवाई उसके बाद तय होगी। तो ये आज 3 बड़े झटके आए। उसके साथ ही मार्केट के एक बड़े दिग्गज ब्रोकरेज सीएलएसए ने भी इसकी रिपोर्ट दी और मामला दिया कि ये काफी फंसता हुआ दिख रहा है, ये 2 मिनट की मैगी का मामला काफी लंबा खिंच सकता है। और इस बीच एफएसएसएआई जो इसकी सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है, उसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि ये रिपोर्ट 2-3 दिन में आएगी, उसके बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। तो मैगी के लिए काफी बुरा दिन था। चारों तरफ से उसमें कहीं बैन की खबरें आ रही थी तो कहीं उसकी जांच बढ़ रही थी। अभी भी महाराष्ट्र की जांच आनी बाकी है और केरल तो इसमें पहले ही बैन लगा चुका है। तो मैगी के लिए काफी एक बुरा दिन था। हालांकि गोवा के फैसले में ये संतुष्टि थी कि वहां की जो जांच पाई गई उसमें ऐसा कुछ नहीं पाया गया कि एमएसजी या लेड तय सीमा से ज्यादा हो। तो कहीं पास कहीं फेल वाला मामला है। लेकिन आज का दिन खास तौर पे नेस्ले इंडिया जो इसकी कंपनी बनाने वाली है उसके लिए काफी बुरा रहा और कई राज्यों में मैगी की बिक्री बंद कर दी। बिल्कुल, सबसे बड़ा धक्का शायद दिल्ली से ही लगा है। नीरज, इधर मैगी मामले में महानायक अमिताभ बच्चन ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। उन्होंने ये भी कहा कि मैगी ब्रांड से वो 2 साल पहले जुड़े थे, अब उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अभी तक I have not received any notice. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggi 2 years ago. We stopped I don't endorse Maggi anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. अमिताभ बच्चन कह रहे हैं कि 2 साल से वो मैगी के विज्ञापन से हट गए हैं। इधर मैगी के विरोध में आज लुधियाना में बच्चों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया।
अच्छा, मैगी से लोगों का क्या कहना है ये पता किया हमारी संवाददाता प्रज्ञा सिंह ने। निकली वो मुंबई की सड़कों पर और जानने की कोशिश की कि अब मैगी के लिए लोग क्या विचार रखते हैं। नॉर्थ हो या साउथ, मैगी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कंज्यूमर्स, खास करके यंगस्टर्स जो कि मैगी काफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, उनका क्या ओपिनियन है, किस तरह की तब्दीलियां आई हैं उनकी सोच में मैगी को लेकर, ये मैं पता करने आई हूं। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स हमारे साथ हैं। क्या आप अभी भी मैगी बना रही हैं और खा रही हैं? यस, मैं अभी तो कंज्यूम कर रही हूँ, बट अभी जो न्यूज वगैरह आ रही है कि मैगी में ये है वो है, तो ऐसी वैसी न्यूज से मतलब हमें भी डर लग रहा है कि यार मैगी कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि बचपन से मतलब हम बड़े मैगी खा के हुए हैं। भूख लगे और घर पे कुछ ना हो तो ऑफकोर्स मैगी के पास ही जाते हैं हम। एक फ्लेवर, उसका जो मसाला का फ्लेवर है, इट हैज इट्स ओन टेस्ट, सो वही अच्छा है उसके बारे में। लोगों को टेस्ट अच्छा लगता है या तो क्रेज रहती है, खाते रहते हैं, और बच्चों को ज्यादा करके वो क्रेज रहती है, और लेडीज भी वो प्रीफर करते हैं कि भाई चलो कुक फास्ट एंड ऑल दैट। इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए, और अभी तक इतने सालों से वो चालू था मैगी, तभी कौन का सोए थे। जब तक कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं, हेल्थ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तब तक तो खाना ही चाहिए। हम भी खाएंगे, पूरी दुनिया भी खा रही है। बचपन से मैगी अच्छी लगती थी, 2 मिनट में बन जाती थी। अभी जो टारगेट किया जा रहा है वो सिर्फ मैगी के ऊपर है। मार्केट में ऐसे दूसरे भी प्रोडक्ट्स रह सकते हैं। आई विल बेटर स्विच फॉर होम फूड, जो मॉम मेरी पकाती है, और जो बाहर के खाना है वो बंद कर दूंगा मैं। मैगी में ऐसा कोई नहीं, अभी तक तो हम लोगों ने भी मैगी खाया, अपन अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और सीसा बीसा कुछ बोलते, परसेंटेज कुछ कम है, कुछ ज्यादा है, वो भी लगता नहीं है अभी तक। जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है तब तक बैन करना नहीं चाहिए। अलग अलग विचार रख रहे हैं लोग यहाँ पर मैगी के लिए। तो विवादों से घिरी मैगी की बिक्री फिलहाल कैसी चल रही है, लोग इसे खरीद रहे हैं या नहीं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, इसका भी जायजा लिया है प्रज्ञा ने। आइए आपको दिखाते हैं। टेस्ट भी हेल्थ भी की टैगलाइन के साथ आई मैगी टेस्ट में तो बाजी मार चुकी है, लेकिन हेल्थ में कहीं ना कहीं ये चूकती हुई दिखाई दे रही है। मैं इस वक्त मुंबई की दुकानों में निकल पड़ी हूँ ये पता करने की आखिर मैगी की बिक्री हो भी रही है या नहीं, और अगर हो रही है तो कितनी। मेरे साथ फिलहाल कन्हैया लाल है जो कि एक दुकानदार है। आप हमारे साथ शेयर करेंगे कि आपके दुकान में अभी भी मैगी बिक रही है? हाँ, बिक रही है। इसमें कोई सेल में इतना डाउन नहीं हुआ है, जैसे कोई कस्टमर बोलता भी नहीं कि अमुक अमुक जगह मैगी बंद हुआ है या चालू है, लेकिन अभी तक यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ा हमको। क्या बिक्री में थोड़ी कमी आती हुई दिखाई दे रही है अगर पहले के मुकाबले हम कंपेयर करें तो? अभी फिलहाल तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है मैडम, अभी नॉर्मल ऑर्डर जाता ही हमारा। और आपके पास जो स्टॉक है वो तेजी से निकल रहा है या अभी स्टॉक पड़ा हुआ है? अभी एक्चुअली देखा जाएगा तो सब पब्लिक वैसे भी गाँव गई है, छुट्टी है, तो थोड़ा रनिंग ठंडा ही चल रहा है, लेकिन वैसा नॉर्मल ही चल रहा है, ना कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। मतलब हफ्ते में निकल जाता है माल। हफ्ते में हाँ, हफ्ते में 5-6 डजन लेगा, 7-6 डजन निकल जाता है हमारा। अभी निकला नहीं है। हाँ, कंपनी वाले बोलते हैं हम लोग अभी उसको देख रहे, बोलता ऐसा तो हम लोग ने कुछ इसमें है नहीं, ऐसे बोलते हैं कंपनी वाले को। हम लोग पूछा था तो कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि मैगी बराबर नहीं, हम लोग नहीं लेंगे, सनफिस्ट का लेके जा रहे हैं। फर्क आएगा अभी का थोड़ा बहुत कस्टमर को अभी तक मालूम पड़ा नहीं, जिसको मालूम पड़े वो नहीं खरीदेंगे। आपका जो सप्लायर है उससे भी आप कम खरीद रहे माल? मतलब पहले से 30% कम है, 30% कम है, तो सप्लायर से भी आप कम खरीद रहे? हाँ, कम खरीद। ओके, तो जाहिर तौर पर जो मैगी है यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि उसकी बिक्री पे 30 से 40% तक का मार अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। अगर ये दूसरे स्टेट्स में भी बैन होती है या ऐसी कुछ कार्रवाई होती है नेस्ले के अगेंस्ट तो शायद बिक्री पर और भी ज्यादा मार देखने को मिल सकती है। प्रज्ञा सिंह, मुंबई। तो आखिर मैगी विवाद कब थमेगा और क्या मैगी को लेकर कुछ ज्यादा ही डर फैलाया जा रहा है, इस बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे आगे कार्यक्रम में। सीएससी फूड सेफ्टी टीम के अमित खुराना और डायटिशियन शिखा शर्मा से 9:30 बजे, तो बने रहिए हमारे साथ। और फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे 2 दिनों में कैसे हवा हुए 3 लाख करोड़ रुपए, और अटक सकती है विनिवेश की गाड़ी। पूरी खबर बताएंगे कुछ देर में। और बात करते हैं बाजार की, जहां लगातार दूसरे दिन आज मारकाट मची। दलाल स्ट्रीट इस वक्त लाल स्ट्रीट में बदल चुकी है।
बाजार में लगातार दूसरे दिन हाहाकार मचा। 2 दिन में सेंसेक्स ने करीब 1000 पॉइंट का गोता लगा दिया है। इन 2 दिन की गिरावट में निवेशकों के 3 लाख करोड़ रुपए हवा हो चुके हैं। आज सेंसेक्स 27,000 के नीचे फिसल गया और निफ्टी भी 8,200 के नीचे पहुंचा। इधर सीएलएसए ने भी खतरे की घंटी बजा दी है। बाजार के पूरे एक्शन को समझाने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी हेमंत गई, नियति वोरा और वरुण दुबे। तो यहां पर हम पहले बात करेंगे हेमंत से। हेमंत, क्या हुआ आज मार्केट में? इतना कोहराम लगातार दूसरे दिन, ये सब कैसे? देखिए, कल ही दरअसल डैमेज हो चुका था और जिस तरह से आरबीआई की कॉशियस कमेंट्री कल आई थी, आईएमडी ने एक वीक मॉनसून का फोरकास्ट दिया था, वो जो कॉकटेल था वो बाजार को कल भी पसंद नहीं आया था और इसीलिए हमने देखा था 650 पॉइंट का फॉल सेंसेक्स में। उसी का हैंगओवर दरअसल आज भी बरकरार था। जी हां, कल और आज की अगर आप सेंसेक्स की फॉल को जोड़ लीजिए तो आज 350 पॉइंट की फॉल 2 दिन में 1000 पॉइंट टूट चुका है सेंसेक्स, 300 पॉइंट 2 दिन में निफ्टी भी टूट चुका है। दरअसल सेंटीमेंट काफी कमजोर हो गए हैं। बुल्स यहां पर अब खरीदारी नहीं करने के मूड में हैं और बड़े बड़े बुल्स जो काफी बुलिश थे बाजार पर वो बेरिश हो गए हैं या फिर कॉशियस हो गए हैं। सीएलएसए का उदाहरण आपने अभी अभी बताया, 28,500 का लक्ष्य उन्होंने घटाकर कर दिया है इस साल के लिए। एफआईआईज भारतीय बाजारों से पिछले कई दिनों से दूर हैं। आज भी देखिए 727 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में उन्होंने बिकवाली करी है। कल भी उन्होंने बिकवाली की थी। 2 दिन में 1300 करोड़ रुपए की बिकवाली कम नहीं होती। इसके अलावा अगर आप देखें तो मिड कैप्स में जिस तरह से आज मार पड़ी है, इसने दरअसल सेंटीमेंट आज ज्यादा कमजोर किया है रिटेल इन्वेस्टर्स का भी। एक समय था 12:15 बजे के आसपास जब 8,100 का स्तर भी निफ्टी ने तोड़ दिया था। गनीमत है उसके ऊपर जाकर बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए 8,150 के नीचे ही जाकर क्लोजिंग हुई है। 27,000 के नीचे जाकर सेंसेक्स में क्लोजिंग हुई है। कुछ ही शेयर थे निफ्टी में जो आज हरे निशान में जाकर बंद होने में सक्षम रहे, केवल 9 शेयर थे। जी हां, 41 शेयर निफ्टी के लाल निशान में बंद हुए हैं और 9 शेयर वो कम है, उनका जिक्र पहले कर देता हूं। आइडिया, भारती, ये कुछ टेलीकॉम स्टॉक से जो हरे निशान में जाकर बंद हुए। कोल इंडिया को फायदा मिला सीएलएसए की उस रिपोर्ट का, जहां पर उन्होंने कुछ वेटेज स्टॉक के लिए बढ़ाया है। और आईटी एक इकलौता सेक्टर था जो हरे निशान में जाकर बंद हुआ है। इन्फोसिस, टीसीएस में आप देखिए आज कुछ खरीदारी हुई है। यहां पर ये पॉकेट है जहां पर लोग अब हाइड कर रहे हैं या फिर छुप रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इमामी एक स्टॉक है जिसने एक बड़ा एक्विजिशन किया। उस एक्विजिशन के ऊपर काफी सारे ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हुए और इस स्टॉक में खराब बाजार में भी 2.5% की बढ़त देखने को मिली। इसके अलावा अब आप देखिए अडानी ग्रुप के शेयर आज फिर पिटे। जेपी ग्रुप, ऊंचे कर्ज वाली कंपनियां पिट रही हैं। 20% की गिरावट जेपी एसोसिएट्स में देखने को मिली है और यूनिटेक का सबसे खराब आलम था। आज सिंगल डिजिट क्लब में इस स्टॉक ने भी अपना नाम दर्ज करा लिया है। आज देखिए जबरदस्त सेलिंग प्रेशर। एक समय था 50% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही थी, 35% नीचे जाकर बंद हुआ है आज ये शेयर। एडीएजी पैक कमजोर था। अब इवन आर कैप ने तो आज नया 52 हफ्ते का निचला स्तर छुआ। जेएसपीएल ने आज 52 वीक लो लगाया और सीएलएसए ने जिस तरह से अपने मॉडल पोर्टफोलियो से जेएसडब्ल्यू एनर्जी को बाहर किया, इस शेयर में भी आज तेज सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। नूडल कंट्रोवर्सी जिसकी अभी अभी हम बात कर रहे थे, उसके चलते आप देखिए नेस्ले का शेयर पिटा और आईटीसी भी दरअसल ये पी नूडल्स बनाता है, बाजार ने इसको भी नहीं आज बख्शा। चले वरुण, आज सबसे ज्यादा मार रियल्टी शेयरों और कर्ज में डूबी कंपनियों पर पड़ी है, इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, अक्सर हमने देखा है कि जब भी बाजार में पैनिक सेलिंग होती है तो जिन प्रमोटर्स के सबसे ज्यादा शेयर्स प्लेज है उनमें सबसे ज्यादा बिकवाली होती है और ऐसा ही आज देखने मिला। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है यूनिटेक का काउंटर। इस कंपनी के प्रमोटर्स का 90% का जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज है और आज इस काउंटर में देखिए 10 डे एवरेज वॉल्यूम के मुकाबले 18 गुना ज्यादा वॉल्यूम के साथ 35% के आसपास की गिरावट देखने मिली। और ऐसा ही कुछ हाल डीबी रियल्टी, ऑर्बिट कॉप का भी हुआ। और वैसे तो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की अगर आप बात करें तो 6% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिली है। इसके अलावा पावर एंड इंफ्रा की अगर बात करें तो जेपी ग्रुप में सबसे ज्यादा दबाव था और जयप्रकाश पावर की अगर आप बात करें तो 95% प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो प्लेज है। इस काउंटर में करीब 8% की गिरावट देखने मिली। जयप्रकाश इंफ्रा, जयप्रकाश एसोसिएट्स, ये दोनों ही काउंटर्स की अच्छी खासी धुलाई हुई है। इसके अलावा रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, जीएमआर इंफ्रा, अडानी पावर, वही सुजलॉन को अगर आप देख लीजिए तो इस कंपनी के प्रमोटर्स की 98% शेयर होल्डिंग प्लेज है। इस काउंटर में आज 9.5% के आसपास का दबाव देखा गया। वही जेएसडब्ल्यू एनर्जी, गैमन इंफ्रा, लैंको इंफ्रा, ये कुछ पावर और इंफ्रा क्षेत्र के काउंटर है जिनके प्रमोटर की शेयर होल्डिंग काफी हद तक प्लेज है और
फ्लोरिडा में आज अच्छा खासा दबाव देखने मिला। वही इन दो सेक्टर्स को छोड़ दे तो इसके अलावा पीपावर डिफेंस, इंडिया सीमेंट, बजाज हिंदुस्तान, हपटाउन, ये कुछ ऐसे काउंटर्स है जिनके प्रोमोटर की जो शेयर होल्डिंग है वो 90 से 100% के आसपास प्लेज है। और इन काउंटर्स में अगर आप देखें तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ धुलाई देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं जो प्लेज शेयर का पैरामीटर है वो आज बाजार पे हावी होता हुआ दिखाई दिया और इन्वेस्टर्स ने इन काउंटर्स में जम के बिकवाली आज की है। जी वरुण, और इधर सीएलएसए ने भी सेंसेक्स का लक्ष्य 3% तक घटा दिया है। सीएलएसए ने दिसंबर तक सेंसेक्स का लक्ष्य घटाकर 28,500 कर दिया है। नियति, सीएलएसए ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में? चिंतित है सीएलएसए ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट साइकिल में जो पिकअप है उसकी डिले को लेकर के। दरअसल इन्होंने दिल्ली में कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिसी मेकर्स, कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ इन्होंने बैठकें की है और पॉलिसी मेकर्स अब बहुत ज्यादा कंसर्न नजर आ रहे हैं रूरल स्लो डाउन पर। जिस तरह से ग्रामीण इलाकों की में जो मंदी है या फिर जो स्लो डाउन है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। इस पे ज्यादातर जो पॉलिसी मेकर्स है वो चिंतित हैं और हो सकता है कि सरकार कुछ एक पॉलिसीज अंडरटेक कर लें जो कि रूरल वेज इन्फ्लेशन को रिवाइव करने के लिए कुछ पॉलिसीज का ऐलान कर सकती है। एमएसपी का भी एक हाइक अनाउंसमेंट हो सकता है यहाँ पर जून में, और अगर 8 से 10% का एक एमएसपी हाइक आता है ये एक नियर टर्म रिस्क होगा भारतीय बाजारों के लिए और भारतीय बाजार नेगेटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट साइकिल पिकअप इनको नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये हाईलाइट रही है सीएलएसए की रिपोर्ट की। शुक्रिया आप सबका सारे डिटेल्स के लिए। आगे बढ़ते हुए बाजार की उठापटक से सरकार की विनिवेश की गाड़ी पर ब्रेक लगता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि विनिवेश की योजना कुछ समय के लिए टल सकती है। इस पर और जानकारी लेते हैं ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार ने FY16 में करीब 70,000 करोड़ का विनिवेश लक्ष्य रखा है, अब सरकार क्या कह रही है? देखिए, अब सरकार जो वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उनकी दो चिंताएं हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि बाजार में जिस तरह का उठापटक देखने को मिल रहा है कि वो कब थमेगा। उनका अपना अनुमान कहता है कि फिलहाल बाजार में उतार चढ़ाव बना रहेगा और उतार चढ़ाव बना रहेगा उसके पीछे दो वजह है। एक तो खराब मानसून के अनुमान आ रहे हैं, दूसरी बात कि अधिक सूत्र को यह भी चिंता सता रही है कि आने वाले दिनों में यूएस फेड की तरफ से अगर ब्याज दरें बढ़ाई जाती है तो उसका भी असर बाजार में देखने को मिलेगा। लिहाजा बाजार में स्थिरता की संभावना कम है, बाजार ऊंचा रहेगा इसकी भी संभावना कम है, ये वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है। लिहाजा अब जो है दिक्कत यह है कि विनिवेश को लेकर सरकार ने जो रोड मैप तैयार किया था उस रोड मैप पर काम करना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। सरकार ने करीब 50,000 करोड़ रुपए विनिवेश का लक्ष्य रखा था पहले चरण में, उसको कर लिया जाएगा। उसके लिए कंपनियों से कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन अब सरकार इसको फिलहाल थोड़े दिन के लिए रोकना चाहती है जब तक कि बाजार स्थिर ना आ जाए। सबसे बड़ी चिंता उनकी यह है कि सेकंड हाफ में भी उनको बाजार स्थिर होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऐसे में 69,500 करोड़ रुपए का जो विनिवेश का कुल लक्ष्य है वो भी पूरा होने की संभावना थोड़ी सी अब कम दिख रही है चालू कारोबारी साल में। आपको बता दो कि यहाँ पे ONGC, BHEL, NTPC में 5% सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। IOC, नाल्को और यहाँ पे NMDC में 10% सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है, इसके लिए भी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। अब सिर्फ इंतजार है तो बाजार को ठीक होने का, और उसकी संभावना वित्त मंत्रालय के अधिकारियों को थोड़ी कम दिख रही है नजदीक भविष्य में। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और यहां पर वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे मेक इन इंडिया के सिंबल में हाथी की जगह कैसे बैठा शेर। और देर से ही सही लेकिन अब शुरू हुआ मॉनसून का काउंटडाउन। बात करेंगे मॉनसून की। सरकार ने मॉनसून पर अनुमान घटा दिया है। हालांकि देश के ज्यादातर इलाकों में मॉनसून से पहले ही बारिश शुरू हो गई है। लेते हैं जायजा। तो देर से ही सही मानसून का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अगले 48 घंटे में ये केरल पहुंच जाएगा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून को आगे बढ़ने के लिए अनुकूल माहौल मिल रहा है। इससे पहले दक्षिण भारत के कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून से पहले ही तेज बारिश हो रही है। इसके अलावा उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से करीब 12% कम बारिश का अनुमान है, लेकिन मौसम की जानकारी देने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईमेट का इस साल अच्छी बारिश होने का दावा है।
अभी आंकड़े जो आए हैं उसमें एल नीनो को ज्यादा वेटेज दी गई है और स्काईमेट जो है हम अभी भी जो इंडियन ओशन के भी आंकड़े हैं उसको हम ज्यादा वेटेज देना चाहेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि 1997 में भी ऐसा हुआ था, एक बहुत ही स्ट्रांग एल नीनो था, पर आईओडी के चलते 1997 में हमारी वर्षा लगभग सामान्य रही थी, जबकि दूसरे जो एजेंसी हैं वो शायद ऐसा मान के चल रहे हैं कि स्थिति शायद 1987 जैसी हो जिसमें कि एक स्ट्रांग एल नीनो था, पर उस साल वो आईओडी में ऐसा कोई कंडीशन देखने को नहीं मिली, वो फेवर में नहीं था। इसलिए इसके चलते हुए हमारा अनुमान है कि मौसम की वर्षा सामान्य रहेगी। इधर कृषि राज्य मंत्री संजीव बलियान ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि सरकार सूखे की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। 88% मानसून की उम्मीद जताई है मौसम विभाग ने, इससे एक बार फिर से सूखे की स्थिति का खतरा बढ़ गया है। फिलहाल किस तरह का कंटीजेंसी प्लान आप तैयार कर रहे हैं? देखिए, सभी जिलों का एक तैयार किया जाता है कि किस जिले में किस तरह की फसलें हैं, और अगर बारिश कम हो तो लेट सोइंग या अर्ली सोइंग या वैरायटी उस तरह की दी जाती है कि इस वैरायटी को बो लीजिए, इसको पानी की कम आवश्यकता है। इस तरह कंटीजेंसी प्लान सभी जिलों के तैयार है हमारे पास, और उन पर काम शुरू हो चुका है। सभी प्रदेश सरकार से लगातार हम संपर्क में। और यहाँ पर वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैगी मामले पर खास बात करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। तो मैगी विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। क्या केंद्र क्या राज्य, सभी सरकारें अपने अपने तरीके से जांच में जुड़ गई हैं। राज्य सरकारों ने मैगी पर बैन लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये सवाल बड़ा लाजमी है कि मैगी हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए कितनी खतरनाक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी खास ब्रांड के पीछे सब डंडा लेकर पीछे पड़ गए हैं। बाराबंकी जैसे एक छोटे से शहर में मैगी का विवाद शुरू हुआ और ये पूरे देश में फैल गया है। करीब 30 साल से मैगी बिक रही है। अब तक रेगुलेटर्स कहां थे और क्या कर रहे थे? दूसरी बात यह है कि क्या सरकारी एजेंसियां दूसरे ब्रांड्स की जांच भी कर रही है? क्या फूड एंड ड्रग विभाग के अधिकारी स्थानीय हलवाइयों की दुकानों में मिलने वाले सामानों की जांच उसी शिद्दत से करती हैं? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मशहूर डायटिशियन शिखा शर्मा और सीएससी के फूड सेफ्टी टीम के प्रोजेक्ट मैनेजर अमित खुराना फोन लाइन पर हैं। शिखा, पहले तो समझना चाहेंगे कि मैगी को लेकर जो बातें चल रही हैं और टेस्टिंग हो रही है, लेकिन ये खाना या इंस्टेंट नूडल्स खाने कितना नुकसानदायक है? देखिए, जो इंस्टेंट नूडल्स या जो इस तरह के पैकेज फूड्स होते हैं वो रोज रोज खाने वाले फूड्स नहीं है। वो कभी जैसे पिकनिक पे गए, हाइक पे गए, या कभी वीकेंड में बच्चों ने खा लिया, ये इस तरह के फूड्स हैं। मगर आज के डेट में अगर आप देखें, हर कॉलेज में, हर स्कूल में लोग बच्चे टिफिन में मैगी ले जाते हैं, और कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्यों घर से दूर है वो रोज मैगी खाते हैं। अब ये एक तरह का कि जैसे रोटी का रिप्लेसमेंट होता जा रहा है, और वो चिंताजनक है। शिखा, लेकिन जहां तक लड की बात है, एमएसजी होने की बात कही जा रही है, तो क्या ये जो दो पदार्थ हैं आमतौर पे खाने में होते हैं, लेकिन जैसा कहा गया कि मात्रा ज्यादा हो गई, तो ये पर्टिकुलर बैच की बात है या ये फिर होता ही आया, नजर अब आया? जहां तक मेरा असेसमेंट है, क्योंकि मैगी एक पुराना ब्रांड है, कई सालों तक ये इंडिया में है और वर्ल्ड वाइड है, तो मुझे नहीं लगता कि ये पूरे मैगी प्रोडक्ट में होगा। ये डेफिनेटली कोई बैच में आई थिंक कंटामिनेशन हुई है, या कुछ बैचेस में कंटामिनेशन हुई है, तो इसीलिए उनकी अपने इंटरनल रेगुलेशन जो मैगी की होगी वहां से भी ये निकल चुक गया उनका देखना, और बाहर के रेगुलेटर्स भी जो होते हैं वहां से भी उन्होंने शायद नहीं देखा, तभी ये प्रोडक्ट मार्केट तक पहुंच पाया। नहीं, जो बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या भारत में इस तरह के खाने को रेगुलेट करने की कोई एक एजेंसी है, सेंट्रल एजेंसी है? अमित, आप हमें समझा सकते हैं शायद कि सीएससी ने भी मैगी की एक पिछले समय में जांच की है, आप लोग के भी कुछ फाइंडिंग्स रहे हैं, लेकिन क्या प्रक्रिया क्या है? क्योंकि फिलहाल ये बहुत ही एड हॉक और थोड़ी सी पैनिक जैसी सिचुएशन लग रही है, जहां पर कुछ दुकानें भी इसको हटा रहे हैं, कुछ राज्य भी हटा रहे हैं, अब आर्मी भी कह रही है कि हम कैंटीन में मैगी सर्व नहीं करेंगे। जी, प्रक्रिया तो बड़ी सिंपल है कि रैंडम टेस्टिंग फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर्स जो स्टेट में हैं, जो कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हैं, उनको करनी चाहिए। इसमें ये जरूर है, आज के अगर संदर्भ में बात की जाए, कि जो ये रिएक्शन हम देख रहे हैं ये थोड़ा सा नी जर्क टाइप है, लेकिन शायद जो सिचुएशन इंडिया में है अभी, उसके लिए मेरा पर्सनल मानना है कि
ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा हमारी फूड सेफ्टी मॉनिटरिंग को एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करने के लिए, जहां ना सिर्फ मैगी बल्कि और भी कई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स या और भी हर तरह के प्रोडक्ट्स या फूड्स ना सिर्फ एक स्टेट में बल्कि नेशन वाइड टेस्ट किए जाएं। जी तो यहाँ पर आप ये बताएं कि आप ये तो बात हो गई कि मैगी या जो आप पैकेज फूड की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी देश में इनसे कई गुना ज्यादा जो खुले दुकानदार हैं, हलवाई हैं, वहां पर सारा सामान बिकता है। खाते तो वो भी हैं लोग, स्वास्थ्य का तब भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या वहां पर कोई चेक है, कोई स्टैंडर्ड्स है जहां पर चेकिंग होती है? जी, जहां तक मैं जानता हूं ये हम सब आप मीडिया में भी कवर होता है। होली दिवाली पे तो बहुत ही एग्रेसिव तरीके से चेकिंग होती है। मिल्क अडल्ट्रेशन की बात आप जानते होंगे, हमारी गवर्नमेंट में भी फूड सेफ्टी की रिपोर्ट है, 2011 में नेशन वाइड टेस्टिंग हुई थी। तो ये तो कहना शायद ठीक नहीं है कि खुले पदार्थों की टेस्टिंग नहीं हो रही है। मेरे ख्याल से टेस्टिंग सभी प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, सिस्टमैटिक तरीके से होनी चाहिए। थोड़ा ये जरूर है कि पैकेज फूड जो कि बहुत स्ट्रांगली प्रमोट किए जाते हैं एज अ हेल्दी प्रोडक्ट्स, जो कि टारगेटेड किए जाते हैं एग्रेसिवली खासतौर पर बच्चों को, उनमें इस लेवल के कंटामिनेशन को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर हम नहीं कह रहे हैं कि कोई कंपनी या प्रोडक्ट सही है और कोई और गलत है। हम पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। शिखा, थोड़ा सा एडहॉक नजर आ रहा है कि जिस तरह से ये फैल रहा है और कोई साफ मापदंड नहीं नजर आ रहा है। अब इसको हम कैसे देखें? क्योंकि कोई भी कहेगा कि पैकेज्ड फूड से अच्छा है कि आप ताजा खाना प्रिपेयर करें। क्या इसमें दिक्कत ये है कि वो कह रहे हैं नो एडेड एमएसजी, और एमएसजी की मात्रा मिल रही है या नहीं मिल रही है? दुनिया भर में तो लेड की मात्रा 0 होनी चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एक परमिसिबल लिमिट है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक तो ये बात सही है कि एक प्रोडक्ट मैगी ही नहीं, एक्चुअली नूडल्स के जितने भी ब्रांड्स हैं या पैकेज फूड्स के और भी कितने हैं, चिप्स हैं, बाकी चीजें हैं, सब पे टेस्टिंग होनी चाहिए। क्योंकि एक प्रोडक्ट ये नहीं है कि सिर्फ इसी में पाया जा सकता है, बाकी में पाया जा सकता है। दूसरा ये कि जो लेड जैसी जो जिसका एक्चुअली 0 टॉलरेंस होता है कि किसी भी फूड प्रोडक्ट में लेड का क्वांटिटी होना ही नहीं चाहिए, जब वो भी पाई गई है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं सिस्टम में वीकनेस है। और इस वीकनेस को जांच पड़ताल से ही पता चलेगा कि किस लेवल पे ये कंट्रोल छूटा। जहां तक एमएसजी की बात है, देखिए एमएसजी इतना टॉक्सिक नहीं है जितना लेड होता है, और हो सकता है कि कई कंपनीज एमएसजी की जो स्टिपुलेशन है उससे ज्यादा यूज करती हों, मगर इस केस में जहां लिखा है नो एमएसजी और वहां पे एमएसजी पाया जाए, वो एक थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। चलिए, एक सवाल वो होगा जिसका जवाब शायद सब लोग जानना चाहेंगे कि खासतौर पे बच्चे, माता पिता उनको मैगी दें, खुद खाएं, क्या करें? लोग मैगी खाएं कि नहीं खाएं? फिलहाल रुक जाएं। देखिए, फिलहाल तो डेफिनेटली रुक जाइए, क्योंकि कितने बैचेस में कंटामिनेशन है ये जानकारी नहीं है। और दूसरी चीज है कि बच्चों, अगर मैगी में एमएसजी मिला है तो प्रेग्नेंट लेडीज हरगिज ना खाएं, और जो छोटे बच्चे हैं 2 साल 2.5 साल के, वो तो बिल्कुल ही ना खाएं, बिकॉज उनका ब्रेन डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है और एमएसजी उनके ब्रेन को हार्म कर सकता है। तो ये 2 कैटेगरीज तो बिल्कुल भी ना खाएं। अंत में अमित, मैगी और नेस्ले जिस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही हैं और जो एक्सप्लेनेशंस अब तक आ रहे हैं, उसमें वो एमएसजी का कह रहे हैं कि हम एमएसजी ऐड नहीं करते हैं। हो सकता है कि जो हम चीज बना रहे हैं उसमें नेचुरली अकरिंग हो, लेड पानी से भी आ सकता है, पैकेजिंग से भी आ सकता है। तो ऐसे में एक सिस्टम के नजरिए से किस तरह की चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत है? क्योंकि एक चीज 30 सालों से बिक रही है, अब हम सब जागे हैं, लेकिन क्या पता कि और चीज भी हार्मफुल हो सके। जी, इसमें मैं इतना कहूंगा, इंडिया का रेगुलेशन इस चीज पे बहुत क्लियर है। लेड की इतनी मात्रा अलाउड नहीं, इससे ऊपर अलाउड नहीं है। मात्रा मिली है जैसे कि यूपी के टेस्ट रिपोर्ट बताते हैं। एमएसजी एडेड अलाउड नहीं है, बहुत क्लियरली रेगुलेशन में लिखा है कि पास्ता और नूडल्स में अलाउड नहीं है। तो उसमें अगर ऐड किया गया है और उसमें मिला है तो फिलहाल तो यही देखा जाएगा, यही माना जाएगा कि ऐड किया गया है। एक चीज और है, एंड प्रोडक्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अल्टीमेटली इंडस्ट्री की है। तो ये सिर्फ ये कह देना कि वो उससे मिल सकता है, ये शायद अभी वेट करना होगा कंप्लीट रिपोर्ट का, किस तरह से टेस्टिंग हुई है, क्या टेस्ट हुआ है, जिससे हमें और पता चलेगा कि क्या ये एडिड था या क्या ये नहीं था। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, शिखा और साथ में अमित, यहाँ पर हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने का। लेकिन तमन्ना, एक बात और मन में आ रही है, वो ये सवाल कि क्या ये चेकिंग पहली बार हुई है या इससे पहले होती रही है? तो
स्टैंडर्ड हमेशा सही मिले, ये पहला मौका है जब गलत पाए गए? इस सवाल का भी जवाब ढूंढना चाहिए। ये अचानक से लग रहा है कि एक साथ क्यों लोग ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। आज ये भी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र और कर्नाटका ने, जिसने मैगी को पहले क्लीन चिट दी, आज के दिल्ली के फैसले के बाद वो अपने टेस्ट को रिव्यू कर रहे हैं। तो जो पैनिक वाली सिचुएशन है उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। फिर से हम बता रहे हैं, हम किसी ब्रांड का या किसी प्रोडक्ट की हिमायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है वो फेयर होना चाहिए। राइट। और तब तक आप जो शिखा ने सलाह दी है उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आज से बन गई है पिंक सिटी भी मेट्रो सिटी। साथ में दिखाएंगे लंदन में सहारा के गवर्नर हाउस की नीलामी होने जा रही है शुरू। कमजोर मानसून के बावजूद देश में बिजली की कमी नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में ये भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का पर्याप्त भंडार है। सरकार ने पहले से ही प्लानिंग ऐसी रखी है। आप जानते हैं कि आज देश में एक भी बिजली घर ऐसा नहीं है जहां पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं है, जो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा के, अगर हाइडल पावर कम होता है, जो बारिश कम होने से स्वाभाविक है बिजली कम देगा, तो उसको मेकअप करने के लिए हमारे थर्मल पावर प्लांट्स एकदम तट पर हैं। वहां कोयला भी पर्याप्त मात्रा में है, कोल माइंस पे भी स्टॉक पर्याप्त मात्रा में है। और मेक इन इंडिया के सिंबल शेर पर भले ही अभी विवाद खड़ा हो गया हो, लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ शेर की जगह हाथी का सिंबल रखा जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री को ये पसंद नहीं आया। कैसे तैयार हुआ मेक इन इंडिया का ये पूरा कैंपेन, बता रहे हैं हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। शेर सिर्फ जंगल का राजा नहीं है। भारतीय संस्कृति में शेर साहस, दृढ़ निश्चय और विवेक का प्रतीक भी है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम की परिकल्पना की, तो उसके प्रतीक के लिए उन्हें शेर से बेहतर कोई दूसरा पात्र नहीं दिखा। भले ही अभी मेक इन इंडिया के मशीनी शेर पर विवाद छिड़ा हो और इसे स्विस बैंक के लोगो वाले शेर की कॉपी बताया जा रहा हो, सच तो यह है कि इस पर फैसला करने में वाणिज्य मंत्रालय के 20 से 25 अधिकारियों की टीम ने 3 महीने तक मशक्कत की। इस टीम की अगुवाई कर रहे थे मौजूदा DIPP सचिव अमिताभ कांत, जिन्हें पर्यटन मंत्रालय में रहते हुए इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन की कामयाबी का श्रेय दिया जाता है। यही नहीं, मेक इन इंडिया से जुड़ी महत्ता को देखते हुए इसका एड कैंपेन बनाने का जिम्मा मशहूर अमेरिकी एजेंसी विडेन कैनेडी को दिया गया था। दिलचस्प ये भी है कि जब इस एजेंसी ने कैंपेन का फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, तो उसमें प्रतीक के तौर पर शेर नहीं हाथी था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया कि हाथी इस कैंपेन में सही नहीं बैठेगा। पहले तो हम लोगों ने एलिफेंट चुना था, बट ऑफिसर्स ने तो एलिफेंट चुना था, पर जब प्रेजेंटेशन हुआ तो प्राइम मिनिस्टर का इंस्पिरेशन था कि अशोक चक्र को देख के उससे लिया जाए, तो उसको रिवर्क किया बहुत। सूत्रों के मुताबिक हाथी को एक राजनीतिक दल का चुनावी सिंबल होने की वजह से भी पीछे हटना पड़ा। दूसरी ओर ये भी महसूस किया गया कि शेर में गतिशीलता दिखती है। साथ ही गुजरात के गिर के शेर दुनिया भर में मशहूर हैं। यही नहीं, शेर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ में भी है। इसीलिए देश की पहचान के साथ जुड़े मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए राष्ट्रीय प्रतीक से बेहतर प्रेरणा कहां से मिल सकती थी, और तय हुआ मेक इन इंडिया का प्रतीक शेर ही होगा। इस शेर को बनाने के लिए 25 पहियों का इस्तेमाल हुआ है, जो अलग अलग 25 सेक्टर्स को दिखाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्रचार प्रसार के मामले में कई सरकारी अभियानों को मेक इन इंडिया ने पीछे छोड़ दिया है। अब सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मेक इन इंडिया प्रचार प्रसार अभियान से आगे बढ़कर जमीन पर कुछ रंग दिखाए। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। विशाल सिक्का की अगुवाई में इन्फोसिस फिर से तेज ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ते दिख रही है। सिक्का ने आज एक एनालिस्ट के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा कि कंपनी चालू वित्त वर्ष में नेस्कॉम के गाइडेंस से बेहतर प्रदर्शन करेगी। We have recently significantly improved our win percentages in the last couple 3 months. Just in the last 10 weeks or so, 12 weeks or so, we have won 6 major deals of more than $50 million each. और पिंक सिटी अब मेट्रो सिटी बन गई है। सालों से जयपुर वासियों को दिखाया गया सपना आज
तब पूरा हुआ जब राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया ने जयपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात सौंप दी। दोपहर 2 बजे से मेट्रो को आम यात्रियों के लिए शुरू कर दिया गया। जयपुर मेट्रो मानसरोवर क्षेत्र से ऐतिहासिक अपर कोटे के बाहर चांदपौल गेट तक चलेगी। जयपुर मेट्रो का किराया 5 रुपए से शुरू होगा। जयपुर मेट्रो रोजाना सुबह 6:45 बजे से रात 9 बजे तक चलेगी। इस तरह जयपुर अब देश का 6ठा शहर बन गया है जहां मेट्रो का संचालन शुरू हो गया है। देश की 6ठी मेट्रो ट्रेन सेवा जयपुर के अंदर शुरू हुई है और जयपुर पहला बी क्लास शहर है जहां पर देश के अंदर मेट्रो सेवा शुरू हुई है। हम जयपुर की मेट्रो ट्रेन के अंदर है और 9 किलोमीटर का रास्ता है चांदपोल से मानसरोवर तक। 9 स्टेशन है इसके अंदर। जयपुर के ट्रैफिक के लिहाज से काफी अहम है। अभी ट्रैफिक का जो दबाव है अजमेर रोड पर, ये देश के अंदर पहली ऐसी मेट्रो ट्रेन है जहां पर ऊपर एलिवेटेड रोड के ऊपर जो टॉप फ्लोर है जहां पर मेट्रो चल रही है उसके नीचे एलिवेटेड रोड है और उसके नीचे फिर ग्राउंड के अंदर रोड है। ये अपना अपने जयपुर मेट्रो की खासियत है। आप बताएं, जो ये मेट्रो शुरू हुई है क्या कितना फायदा होगा? क्या आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे चांदपोल मानसरोवर से? बिल्कुल निश्चित रूप से सफर आसान हो रहा है। साथ ही जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। जहां रोज ऑफिस जाने वालों को 9 साढ़े 9 बजे जाम का सामना करना पड़ता था, उससे काफी हद तक मुक्ति मिलेगी। आप बताएं, जयपुर मेट्रो में आप सफर कर रही हैं, कैसा लग रहा है और क्या लगता है कि एक साधन अच्छा साधन हो गया? हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ये। फर्स्ट राइड में हम लोग यहाँ पार्ट बन पाए हैं और यहाँ बहुत अच्छा यूजफुल एक इक्विपमेंट हो गया है काफी लोगों को और काफी जो लेंथ है अपनी वो काफी शॉर्ट हो जाएगी। वुमेन्स के लिए काफी फैसिलिटी है? हाँ, काफी फैसिलिटीज हैं यहाँ पर। CCTV कैमराज हैं, अलग से सीट्स प्रोवाइड की हुई हैं, काफी सेफ हो जाएगा। सेफ फील करती है? हाँ हाँ। तकरीबन 3000 करोड़ के लगभग इसकी अभी कॉस्ट आई है मेट्रो की और लोग इंतजार कर रहे हैं कि जो मेट्रो शुरू हुई है उसके आगे के फेज है वो जल्दी से जल्दी शुरू हो और काम पूरा हो जिससे लोगों को फायदा मिल सके। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी से जयपुर। सहारा की लंदन स्थित बहुचर्चित होटल ग्रॉनर हाउस की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक सहारा ने होटल की बेस प्राइस को 47 करोड़ पाउंड रखा है। ग्रॉनर हाउस को खरीदने की होड़ में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, चीन का फोर्सन ग्रुप, कंसल्टेशन होटल और M&G प्रूडेंशियल शामिल है। सूत्रों के मुताबिक होटल का सौदा अगले हफ्ते तक पूरा होने की संभावना है। ग्रॉनर हाउस की नीलामी JLL कर रहा है। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार। और ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ में CNBC आवास का ट्रैवल अवार्ड 2015, पूरी जानकारी आगे। NTPC के फाउंडर चेयरमैन DV कपूर की किताब द ब्लूम इन द डेजर्ट, मेकिंग ऑफ NTPC का लॉन्च आज दिल्ली में किया गया। इस समारोह में रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु भी मौजूद थे। अपनी इस किताब में DV कपूर ने NTPC में अपने अनुभवों का जिक्र किया है, साथ ही बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट की भारतीय शैली का वर्णन भी किया है। DV कपूर को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद NTPC को कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचाया। किताब लिखने का मकसद नई पीढ़ी के मैनेजरों को बताना है कि किस तरह से वो अपने कामकाज में सुधार ला सकते हैं। DV कपूर सरकारी सेक्टर की कंपनियों में कई पदों पर रहने के अलावा L&T, टाटा केमिकल्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों के बोर्ड पर भी रहे हैं। There are certain things which are important which are not happening in Indian public sector and many other organizations. Organization design, organization structuring, development of people, their training and application of variety of management systems. They are not being focused and that is what NTPC did additionally and that is what changed the whole scenario. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ने आज सबसे ज्यादा माइलेज वाली कार लॉन्च कर दी। मारुति ने अपनी छोटी कार सिलेरियो का डीजल वेरिएंट उतार दिया। इसकी कीमत दिल्ली में 4.5 लाख से 7.25 लाख के बीच रखी गई है। डीजल सिलेरियो 4 वेरिएंट में मिलेगी। मारुति का दावा है कि ये कार देश की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार है। टेस्ट कंडीशन में सिलेरियो डीजल 27.6 किलोमीटर का माइलेज देती है। इसमें 800 सीसी का 2 सिलेंडर वाला इंजन है जो 47 bph
पावर देता है। लुक और स्टाइल में पेट्रोल वेरिएंट और डीजल वेरिएंट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन सेलेरो डीजल में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है जो कि पेट्रोल वेरिएंट में मिलता है। टॉप एंड वेरिएंट में डुअल एयरबैग्स, ABS, अलॉय व्हील, ब्लूटूथ इनेबल्ड म्यूजिक सिस्टम, पावर विंडो और स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल जैसी सुविधाएं दी गई हैं। कंपनी को उम्मीद है कि सेलेरो डीजल को अच्छा रिस्पांस मिलेगा। प्रोडक्ट की बड़ी बात यह है कि आप अपना खुद का डीजल इंजन इसमें लगा रहे हैं। अब तक काफी अच्छे कारोबार करते थे। किस तरीके का आपके लिए ये प्रोडक्ट कितना इम्पोर्टेंट है, किस तरह का मार्केट आप यहाँ पर देख रहे हैं इस प्रोडक्ट के लिए? जब हम लोग डीजल इंजन के डेवलपमेंट की बात कर रहे थे तो हम लोगों ने एक मार्केट रिसर्च किया और ये देखा कि जो ये लोअर हैच सेगमेंट है इसके अंदर तकरीबन 40% जो कस्टमर आ रहे हैं वो ये अपना इंटेंट एक्सप्रेस करते हैं कि अगर इसके अंदर हमें डीजल गाड़ी मिल सकती है इस सेगमेंट के अंदर तो हम लोग वो खरीदना चाहेंगे। तो वो मार्केट इनपुट्स लेते हुए हमारे सुजुकी के जो R&D इंजीनियर्स हैं उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया और तकरीबन 4.5 साल की कड़ी रिसर्च के बाद में हम लोगों ने ये इंजन निकाला है और ये इंजन अपने आप में एक बेहतरीन इंजन है और मैं कहूँगा कि एक सुपर कॉम्पैक्ट इंजन है। 2 सिलेंडर का इंजन पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है तो फाइनली हम लोग इसमें बेस्ट फ्यूल एफिशिएंसी भी लेकर आए हैं और 27.62 किलोमीटर पर लीटर जो कि इंडिया के अंदर किसी भी कार के अंदर जो अगर आप चेक करेंगे तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है और एक छोटी गाड़ी के अंदर जो डीजल सेगमेंट के ना होने का गैप था उस गैप को हम फुलफिल कर पाए। 2015 CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड 4 जून को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित होगा, यानी कल। छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से होने वाले एक शानदार समारोह में टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी सरकारी एजेंसियों, कंपनियों और व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा। अवार्ड समारोह में छत्तीसगढ़ के CM डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय टूरिज्म राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मंत्री दयाल दास बघेल खास मेहमान होंगे। CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स अपने सफर के 9 साल तय करने जा रहा है। इस सफर के दौरान CNBC आवाज ने टूरिज्म सेक्टर की सैकड़ों सरकारी, गैर सरकारी एजेंसियों, कंपनियों और व्यक्तियों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया है। इस साल CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स के इस सफर का पड़ाव है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। 4 जून को छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से हो रहे इस अवार्ड समारोह के मुख्य अतिथि राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह होंगे। केंद्रीय टूरिज्म राज्य मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और छत्तीसगढ़ के टूरिज्म मंत्री दयाल दास बघेल विशेष अतिथि होंगे। ये खास मेहमान 50 से ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज में टूरिज्म सेक्टर से जुड़ी संस्थाओं और व्यक्तियों को सम्मानित करेंगे। इनमें राज्य और यूनियन टेरिटरी के टूरिज्म बोर्ड, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और ट्रैवल ऑपरेटर्स शामिल हैं। अवार्ड पाने वालों का चुनाव लोगों के रायशुमारी और स्वतंत्र ज्यूरी के एक पैनल ने किया है। CNBC आवाज ट्रैवल अवार्ड्स 2015 के इस आयोजन में मैगजीन पार्टनर है ट्रैवल विज मॉनिटर, प्रिंट पार्टनर नई दुनिया और रेडियो पार्टनर 94.3 माई FM होंगे। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।